से ही रहने वाला रायपुर का ही हूँ। और क्योंकि मेरा पेशा पत्रकारिता का है और वही मेरा व्यवसाय भी है, उस दृष्टि से देश के अलग अलग राज्यों में मैंने काम किया है और हर जगह रहने का अवसर भी मिला है। हमने यहाँ जो समय बिताया, इसके पहले भी मैं बहुत सारे शिविर अटेंड कर चुका हूँ। इस तरह के जो होते हैं व्यक्तित्व विकास के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए चलते हैं, अध्यात्म के लिए भी कुछ होते हैं। जहां से जो सीखने को मिला उसको मैंने अपने जीवन में लिया। ये कड़ी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्वयं में आने से पहले मैं क्या था, उन चीजों को लागू किया अपने जीवन में। जो अच्छा हो सकता था वो अच्छा होता गया। उसके बाद यहां जो मैं बदलाव देखता हूं, यहां आने के बाद और यहां आने से पहले खुद में बहुत सारी कमियां थी। मुझे ऐसा लगता था यहाँ आने से पहले कि मैं सर्वज्ञानी हूं, मेरे को सब पता है, सब आता है, सब जानता हूं, क्या करना है मेरे को कहीं जाना। हम तो दुनिया को ज्ञान देते हैं, हमको कोई ज्ञान देगा क्या? ये भावना थी मेरे अंदर। और ऐसा लगता था कि जब हमको सब पता ही है और क्या जानना है। यहाँ आने के बाद ये एहसास हुआ कि सब तो दूर रख दो, मैं अपने आप को भी नहीं जानता हूं। मैं ठीक से जानता ही नहीं कि मैं कौन हूं, मैं हूं कौन। तो उन सारी चीजों का एहसास यहाँ आने के बाद हुआ कि मैं कौन हूं। ये मुझे पता चला मेरे जीने का मकसद क्या है। अभी तक मैं सिर्फ जी रहा था, ठीक है समाज में काम करना है, इसी उद्देश्य से पत्रकारिता में आया था, लेकिन किस दिशा में मैं जा रहा था उसका मूल्यांकन यहाँ आके मैंने किया खुद का। परिवार की बात अगर करें तो मेरे परिवार में संयुक्त परिवार का हम हिस्सा है। हम लोग, पापा लोग हमारे 4 भाई और हम लोग 11 भाई हैं, 1 बहन, ऐसा हमारा परिवार है। मेरी शादी हुई, प्रेम विवाह किया मैंने, और ये भी पेशे से पत्रकार हैं हमारी श्रीमती जी, और इनका भी संयुक्त परिवार है। दोनों का संयुक्त परिवार होने के बावजूद जब हम लोगों ने शादी के बाद एक साथ परिवार में रहना शुरू किया, तब स्थितियां बिगड़ना शुरू हुई। मुझे कभी कभी, ये हर किसी के साथ होता है और ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से समझा, अपने से जो बड़े थे, जो मेरे मित्र भी थे। एक मित्र है मेरे सुदीप त्रिपाठी, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, वो भी पत्रकार के पेशे से। तो मैंने देखा कि मैं सारी चीजें तो आसानी से कर लेता हूं। किसी नेता और मंत्री का इंटरव्यू करना है, कोई मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं कर लेता हूं। और अपने सवालों से ऐसे सवाल भी पूछता हूं जिनके जवाब उनके पास नहीं होते या तो वो देने से बचते हैं। तो मैं अपने पेशे के साथ तो सारी चीजें सही कर रहा हूं, लेकिन घर का जो वातावरण और घर का जो माहौल है उसमें मैं सामंजस्य से नहीं बैठा पाया। मुझे पहले ऐसा लगा कि हो सकता है मैं समय नहीं दे पाता, घर में काम इतने रहते हैं कि मैं समय नहीं दे पाता, शायद इसलिए ये चीजें हो रही। मैंने समय देना भी शुरू किया, उसके बाद भी नहीं समझ आया कि कमी कहाँ है। कभी लगता था कि नहीं माता जी सही बोल रही है, वही सही है, क्योंकि उन्होंने हमको जन्म दिया है ना, उन्होंने जो बोला है वही सही है। कभी लगता था नहीं मेरी पत्नी अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ के आई, ये सही बोलती है। ये सारी बातें जो रहती थी वो चलते रहती थी दिमाग में। तो दोनों के बीच में मैं हमेशा सामंजस्य बैठाने की भी कोशिश करता था और खुद को भी कि कैसे मैं दोनों के बीच में अपना सामंजस्य बना के सबको एक साथ खुश रखूं, ये मेरी भावना होती थी। लेकिन कभी मैं समझ ही नहीं पाया कि होता क्यों। ये आने के पहले की स्थिति है। यहां आने के बाद मेरे को ये समझ आया कि दोनों अपनी अपनी जगह पे खुश हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं, गलत सिर्फ मैं, गलत सिर्फ मैं। बदलना मुझे किसी और को नहीं बदलना। ये मूल्यांकन यहां आने के बाद हुआ। इसके पहले भी बहुत सारे शिविर अटेंड किया, लेकिन वहां इस तरह की समझदारी की बात नहीं होती थी। उसके बाद समाज में, तो समाज के लिए ही काम हम निरंतर करते हैं। समाज में जितना अच्छा हमसे हो सकता है हम देने का प्रयास करते हैं। कभी कभी निर्णय लेने में गलतियां होती थी, वो गलतियां जब
होती थी तो उसका जो पछतावा था वो बाद में हमको रियलाइज होता था कि यार ये मैंने गलत कर दिया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे किस्से अगर बताना शुरू करूंगा तो समय जाएगा, बहुत लोग हैं बोलने वाले, आप भाव को समझिए बस। तो ऐसी चीजें होती थी, लगता था कि आज मैंने ये करा, मैं करके बहुत खुश होता था क्षणिक तौर पे, फिर घर आता था, एक दिन खुश रहा, 2 दिन खुश रहा, फिर चौथे 5वें दिन लगता था मैंने उसके साथ गलत कर दिया, मुझे रियलाइज होता था। तो ये रियलाइज कैसे हुआ? तो ये मेरी आत्मा की आवाज आती थी जिसको मैं नहीं सुनता था या सुना कर देता था, तो गलतियां होती थी। और उन्हीं गलतियों के कारण मेरा समाज में भी सामंजस्य नहीं बन पाता था, जिसके कारण मेरे स्वभाव में चिड़चिड़ापन, उत्तेजना, गुस्सा, ये सारी चीजें भरी रहती थी और लोग डरते थे। और मुझे लगता था कि लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, सम्मान करते थे, बहुत सम्मान कुछ नहीं करते थे, लोग डरते थे। लोगों को ये लगता था इससे कैसे बचे इससे, क्यों बात करें इससे, वो ऐसा सोचते थे। लेकिन मेरे को लगता था नहीं, मेरा सम्मान करता है, मेरे सामने शांत रहता है। यहां आकर के उस चीज का भी मैंने मूल्यांकन किया। कुछ बातें हैं जो हमको लागू करनी चाहिए अपने जीवन में, कुछ मूल्य हैं जो सदियों से विद्यमान है, लेकिन हमारा ध्यान उस मूल्य की तरफ कभी गया ही नहीं। हमको उधर ध्यान देने की जरूरत है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। सुधार भी नहीं, उसको बस अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, उसको जीना है। तो समाज में भी अपने आप सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। अब प्रकृति की बात हम करते हैं, तो प्रकृति को तो कुछ कभी दिया ही नहीं, सिर्फ लिया है, दोहन किया है। और शहर में रहने के कारण और हमने प्रकृति का दोहन किया है, चाहे वो गाड़ी चला के पेट्रोल जलाने के रूप में हो, चाहे वो अन्य रूप में हो। तो यहां आने के बाद में ये पता चला कि जो हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा विश्व है, सारी चीजें जो भी इस प्रकृति में है, जो भी है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। और वो जो चक्र है, उस चक्र के माध्यम से ही सब चीजें चलती हैं। हम खुद मिट्टी से बने, कल फिर मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे हम खुद भी, हमारा शरीर मिट्टी हो जाएगा। विचार तो हमेशा रहते हैं, विचार हमेशा जीवित रहेंगे, फिर उसी मिट्टी से पुनः निर्माण होगा। हम ले तो सब रहे हैं नेचर से, नेचर को दे क्या रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। तो ये गंभीर समस्या है जो आने वाले समय में यदि हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो और बड़ी हो जाएगी। और उसी का परिणाम है कि ग्लोबल वार्मिंग और बाकी सारी चीजें जो हम आज देखते हैं। तो हमको ये आने वाली जनरेशन को भी सिखाना है और खुद भी समझना है, तब बदलाव आएगा। और खुद में बदलाव आएगा तो फिर समाज में बदलाव आएगा। तो प्रकृति के विषय में मैं बस इतना कहूंगा कि यहां से जाने के बाद, पत्रकारिता तो मेरा पेशा है, एक व्यवसाय में ऐसा शुरू करूंगा जिससे कहीं ना कहीं मैं प्रकृति को कुछ दूं, चाहे छोटे रूप में, और कुछ दूं। और वो जो चक्र है, उस चक्र में मेरी छोटी सी सहभागिता हो सके। ये ऊपर की 4 चीजें जब सही हो जाएगी तो वास्तविक जो अस्तित्व वाली जो बात है ना, वो अपने आप सही हो जाएगी। उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। बस इतना मेरे को अपने अंदर सुधार लाना है, समाज में नहीं लाना है, देश में नहीं लाना है, घर में नहीं लाना है, पहले खुद के अंदर लाना है, तो बाकी अपने आप सारी चीजें हो जाएगी। ये मैं इन 7 दिनों में यहां सीखा, बस इतना ही कहूँगा। नमस्ते, मेरा नाम अंकिता शर्मा है और मैं भी पेशे से पत्रकार हूँ। मेरा यहाँ 2 तरह से लोग आते हैं, एक तो मजबूरी में और दूसरे दबाव में। मैं सच कहूँ तो मैं दबाव में आई हूँ। अपने पति और इनके मित्र हैं जो सुदीप त्रिपाठी भैया है, उन्होंने बहुत फोर्सफुली किया कि वो यहाँ तक हमें छोड़ के भी गए कि तुम यहाँ रहो, यहाँ से तुम्हें सीखने मिलेगा। और यहाँ मैं इस उद्देश्य से नहीं आई थी कि मुझे बहुत सारे ज्ञान मिल जाएंगे या यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख के जाऊंगी, पर यहाँ आके जब मैं यहाँ रही, जो चीजें मैंने सीखी वो शायद बाहर की दुनिया में हम नहीं सीख पाते हैं। तो पहली बात, मैं स्वयं के लिए मेरा अधिमूल्यन ही था। मैं दूसरों से अपने आप को खुद से दूसरों से बड़ा ही समझती थी कि मैं सही हूँ, मैं ही बस एक अहंकार बोलिया जाए वो था। तो यहाँ आके ये समझ में आया
तो यहाँ से ये एक चीज मैं बहुत बड़ी सीख के जा रही हूँ कि यहाँ से जाने के बाद मैं खुद में जानने की कोशिश करूंगी, खुद में परिवर्तन लाना है मुझे आगे, अपना स्वभाव, अपना रहन सहन, अपनी दिनचर्या, सारी चीजों में एक बदलाव लाने की जरूरत है। तभी जो सुख हम चाहते हैं, जो हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लीजिए, वो हमें सुख मिलेगा। और दूसरा है परिवार की बात। तो परिवार में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था पहले। उसका कारण मैं हमेशा दूसरों पे दोष देती है कि दूसरों की वजह से नहीं बैठ पा रहा। मैंने कभी खुद को लेके नहीं सोचा कि यहाँ पे मेरी भी गलती हो सकती है, शायद मेरी गलती के कारण सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। तो ये चीजें मुझे यहाँ आके समझ में आई कि अगर सामने वाले में कोई अहंकार या कोई गलत भावना है तो वो उसकी अयोग्यता है, वो मेरी अयोग्यता नहीं है। तो मैं उससे प्रभावित कैसे हो सकती हूँ? तो मुझे उससे प्रभावित नहीं होना है। जो जैसा है मुझे वैसे ही उसको जानना है कि आगे हम जीवन में अपने शामिल करना चाहेंगे कि ऐसे जैसे जो लोग हैं उसे हम वैसे एक्सेप्ट करें। हम पहले दूसरों को बदलने से पहले खुद में बदलाव लेके आए। और तीसरा पॉइंट था समाज का। तो समाज में यहाँ से बाहर जो भी है वो बस हम सोचते हैं कि हम समाज में दे रहे हैं, जो भी अपना अच्छा करें, हम सिर्फ अपने पद के लिए करते हैं कि हमारा एक पद बनाना है समाज में। और हम कभी समाज को लेके सोचते नहीं है कि समाज के लिए कुछ करें। तो यहाँ एक संकेत सर ने बहुत अच्छी लाइन बोली तो मुझे बहुत हिट कर गई कि जब आदमी में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं होती तब समाज में प्राण प्रतिष्ठा होती है, मतलब मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो ये चीज जागृति नहीं है बाहर लोगों में, अंदर, और हमारे अंदर भी नहीं थी आने से पहले। तो ये जागृति हम समाज को देना चाहते हैं कि ये चीज हम सीख के आए हैं, तो हम बाहर जाके और लोगों को जागृत करें और ये चीजें सिखाएं कि आप सभी जागृत हो, अपने ज्ञान को पहचानो, अपनी दिनचर्या को, जो अपना अंतिम ध्येय है सुख, वो सुख तक पहुंचने के रास्ते खोजो। तो ये एक समाज में यहाँ से जाने के बाद करना चाहिए। प्रकृति के लिए पहले संवेदनशीलता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। जो अब यहाँ रह के यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है देख के समझ में आ रहा है कि हम बस दोहन कर रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे हैं। तो उसके लिए संवेदनशीलता आ रही है। अब वो पता नहीं यहाँ से बाहर जाने के बाद किस तरह से शुरू होगा, पर वो एक प्रकृति के लिए हम कुछ करना चाहते हैं और यहाँ से जाने के बाद जरूर करेंगे। आखिर में अस्तित्व की बात। तो अस्तित्व को लेके बल्कि एक भ्रम था कि अस्तित्व मतलब मैं शरीर में इंसान, मेरा अस्तित्व है, मैं इंसान हूँ बस, इसके अलावा कुछ नॉलेज था नहीं कि ये अस्तित्व सब जुड़ा हुआ है। हम जिससे बने हैं वही हमारी आवश्यकता है। इस विषय में भी कोई जानकारी नहीं थी जो यहाँ से मिली है। और यहाँ से जो ज्ञान है संजय सर हमें बहुत कम मिला है। हम वापस आके और खाना चाहते हैं कि हम ये सारी चीजें जाने, हम फिर से वापस आएंगे और ये सब पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं सारी चीजें। तो ये चीजें जो मिली हैं यहाँ से, इसको मैं भविष्य में बस ऐसे अप्लाई करना चाहूंगी। पहले मैं खुद में परिवर्तन लाना चाहती हूँ कि यहाँ से जाने के बाद जो मेरा पहले का नजरिया था, वो नजरिया जिस तरीके से था, अभिभाव और दूसरों को अवमूल्य करना था, वो मैं पूरी तरीके से बदलना चाहूंगी अपने आप में कि मैं मतलब अपने आप को पहले जान लूं कि मैं अपने आप में पहले बहुत सारे बदलाव करना चाहती हूँ। जो एक अहंकार, गुस्सा था, वो सारी चीजें बदल के एक सामंजस्य के साथ हम अपना रिश्ता भी कैसे चला सकते हैं, हम अपने परिवार के साथ भी कैसे अपना सामंजस्य बिठा के इसको आगे बढ़ाएंगे, वो हम बदलाव यहाँ से बहुत बड़ा लेके जा रहे हैं और इसको मैं आगे अपने जीवन में अप्लाई करना चाहूंगी। क्वेश्चन मार्क रहता है, क्यों माने? कोई बोल रहा है तो जरूरी है वो जो बोल रहे हैं वो सही हो। यहाँ जितनी क्लासेज हो रही थी, जो भी हम सीख के जाते थे, तो रूम में जाने के बाद या बाहर घूमते फिरते हमारे दिमाग में ही चलता था, भाई उन्होंने बोल दिया तो क्या मान ले, क्यों माने, क्यों है? तो उसको हमने सीखा, देखा, फील किया, जाना, तब समझ आया कि भाई हाँ, जो चीजें हैं वो है, और वो थी, हमेशा थी, हमको दिखती नहीं थी, अब दिखने लगी है। और
और जीने दो और जियो। तो मेरे को खुद भी जीना है और मैं जीऊंगा तो सब खुशी खुशी जिएंगे मेरे साथ। बस इतना ही कहना है। उस दिन 1 तारीख के दिन गई थी, तो खूब खूब स्वागत है दीदी का इस आज मूल्यांकन सत्र में। और हमारे इस बीच में डॉली इंटीग्रेट डॉली दीदी हैं, उनका भी स्वागत है। टीना दीदी, उनका भी स्वागत है। मीना आंटी हैं पीछे बैठी हैं, उनका भी स्वागत है। सुधा दीदी, उनका भी स्वागत है। और पिछले अभी अंकिता दीदी बैठी चली गई। अभी पिछले शिविर में विभिन्न भैया आए थे, तो उनका परिवार आया है, उनके चाचा जी हैं, चाची जी, उनकी श्रीमती जी, आपका भी स्वागत है। तो बाकी विभिन्न भैया ने आपको बताया होगा, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं जी। तो अभी अपने हमारे बीच में भैया आएंगे, ये अपना शेयर करेंगे। ये हमारे संकेत भैया हैं, भैया के सहनाम है अभी। और संकेत भैया कैसे आप बता दें थोड़े। आप आलोक भैया हैं, अपना नाम क्या व्यवसाय है, किसकी प्रेरणा से? सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार। दीदी को सादा चरण स्पेशल। मेरा नाम आलोक सक्सेना है, मैं रायपुर से हूँ और व्यवसाय करता हूँ। मेरे फैब्रिक कंपनी है और परिवार में हम लोग न्यूक्लियर फैमिली जैसे बोलते हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग, छोटी बेटी 5 लोग हैं कुल। तो छत्तीसगढ़ तो अभी 8-9 साल पहले आना हुआ। बोलता मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। और स्वयं में अगर मैं जैसे पॉइंट पर आते हैं, तो स्वयं में अपने आप को जो मैंने यहाँ आने से पहले समझता था, जैसे सभी ने बताया कि हमको सब कुछ मालूम है, तो मुझे ऐसा लगता था कि पर्सनली अपने साथ में एक कमी लगती थी कि कहीं कुछ कमी है। साधन संपन्न है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छी जिंदगी है, घूम रहे हैं, जैसा होता है आजकल के समाज में, सब कुछ मिला हुआ है। जो होना चाहिए गाड़ी घोड़ा, जितनी भी आदमी की सोच होती है वहाँ तक वो अगर मिल जाता है, तो उसके बाद उसको लगता है कि कुछ तो कमी है, कहीं कुछ रह गया है। क्योंकि जो आपने हासिल कर लिया है और उसके बाद भी वो सेटिस्फेक्शन जिसको कहते हैं, संतुष्टि, वो नहीं मिलती है। तो एक टाइम फ्रेम जिसमें यही सब चलता रहा कि अब क्या, और इसके बाद भी और कितना और कब तक। क्योंकि आपकी एक एज होती है, उसके बाद आपकी एनर्जी, पावर सब थोड़ी थोड़ी डाउन होने लगती है। और अगर आप इस पर बढ़ाएंगे नहीं तो कब तक उसको खींच पाएंगे। तो वो एक खालीपन था उस सवाल का। तो यहाँ आने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि वो क्यों है, एक्चुअली में हमारा टारगेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, या हम क्या चाह रहे हैं अपने आप से, वो हम समझ नहीं पा रहे थे। तो वो समझ में आया कि स्वयं से हमें क्या मिलना चाहिए, संतुष्टि कहाँ है, संतुष्टि की परिभाषा क्या है। जैसे तो वो एक संतुष्टि का मतलब, लाभ का मतलब, साधन का मतलब, जो हमारी सारी परिभाषाएं मान्यताओं पे चल रही थी। साधन का मतलब एसी, फ्रिज, टीवी, हम यही मानते हैं, सब लोग भी यही मानते हैं। मैं तो यही मानता था कि यही तक है, यही दौड़ है, 165 लीटर, 250 लीटर, फिर कस्टमाइज यहाँ तक। तो हमको ये समझ में आया यहाँ पे आने के बाद कि नहीं, ये सब आवश्यकताएं हो सकती हैं, पर आवश्यकताएं बहुत कम हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं और हम इच्छाओं के पीछे भागे जा रहे हैं। जब तक समझ में नहीं आता है तब तक आप भागते हो, जिस दिन समझ में आ जाता है उस दिन आपका ट्रैक ही चेंज हो जाता है। तो यहीं पे आके आपको सुख का भी अनुभव होता है, क्योंकि जब प्राप्ति हो जाती है तो ऐसा लगता है सुख हो गए, जागृत हो गए, या समझ में आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था लाइफ में, जो मुझे लगता है कि शायद काफी लेट हो गया है। जो इसीलिए मैं जब शिविर में गए, ध्यान लोग भ्रमण पे निकले थे, सबके परिवारों से मिले, तो मुझे उनके यहाँ से एक सवाल मैंने पूछा मजीद भैया यहाँ से कि आप कब यहाँ शिफ्ट हुए। तो उन्होंने बताया मैंने 42 ईयर्स में यहाँ पे शिफ्ट हुआ। मेरा सवाल का आशय यही था, मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत लेट हो गया यहाँ आने में, मुझे थोड़ा जल्दी आता
तो शायद ये पीछे की जो 10-12 साल की जर्नी है जब भी आ जाता है तो वो और अच्छी बिता लेता है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि हम यहाँ एक सफर कर रहे हैं, एक जर्नी है हमारी लिए। तो उनसे ये सीखने को मिला, नहीं लेट नहीं हुआ, ज्यादा अंतर नहीं है, 42 में वो आए, मैं 48 में आया हूँ। तो मुझे एक अच्छा लगा कि हाँ उसका भावार्थ ये है कि आप कभी भी शुरू कर सकते हो। कहने का मतलब नहीं है अब 50 साल होने वाले हैं, 10-12 साल की जिंदगी है, तो क्या करेंगे इनको छोड़ बदल के। तो बदलने का मतलब ये है कि आप कभी भी बदल सकते हो अगर बदलना चाहते हो अपने आप को और अपनी सोच को और अपने माहौल को। तो ये चीज है। फिर परिवार में एक बहुत कॉमन चीज चलती है कि मेरा नाम लिखा है नेम प्लेट में, तो आपको मेरे हिसाब से रहना है। लोग क्या कहेंगे, कुछ गलत हो गया तो मेरा नाम आएगा, तुमको कौन जानता है, सब मुझको जानते हैं, मेरी पहचान है। तो वो जो जैसे भैया ने भी बताया कि हम खिले हुए हैं तो नियंत्रित है, भगवान ने कहते रुई पड़ी हुई है तो वो नियंत्रित है, इसलिए तो हम लोग उस तरीके से नियंत्रित करते थे कि नहीं यही है। आपको, बच्चों को, वाइफ को उसी तरीके से नियंत्रित करते थे कि नहीं मैं ही हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको करना है, तो और यही सही है। यहाँ आने के बाद अंतर ये पता चला कि नहीं सही है नहीं है जो मैं हूँ, सही आप भी हो मैं भी हूँ। अगर कोई सही नहीं है तो उसको थोपना नहीं है, उसको एजुकेट करना है इस तरीके से, क्योंकि हम खुद एजुकेट नहीं थे, हमें खुद ज्ञान जागृति नहीं थी, अभी भी कम है, लेकिन उस समय तब ये था कि नहीं यही सही है। अब ये है परिवार के प्रति नजरिए में कि नहीं हाँ अगर कोई गलती कर रहा है कुछ और समझ नहीं पा रहा है तो हमें उसको एजुकेट करना है। वो परेशान है इसीलिए परेशान होकर ये सब कर रहा है, तो उसकी परेशानी दूर करने का तरीका ये है कि हम उसको एजुकेट करना है। ये इस तरीके से हमको करना है और एजुकेट करने की जो प्रोसेस है वो मानव ध्यान का वो जो सिखाया गया है वो है। समाज में लगभग वही बात है जो हम घर के लिए करते हैं, क्योंकि जब हम खुद होंगे हमारा परिवार होगा तो समाज से हम वही देने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास है। जैसे भी ये बताते हैं कि जो जिसके पास है वो वही बांटता है। तो जब हम परिवार को अपने आप को सुधारेंगे तो समाज को भी हम उस तरीके से वही दे पाएंगे जो अच्छा है उनको भी। अब समाज से कई बार पद प्रतिष्ठा भय और हमारा जो तुलना होता था वो बहुत अलग चीजों से होता था कि किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा है तो हम उसके प्रेशर में या इम्प्रेस हो जाते थे, इम्प्रेस हो गए, सब उससे व्यक्तित्व से आकर्षित हो गए, कोई नेता है तो हम उसके पद और उसको सम्मान देने लगते थे ना चाहते हुए। बाद में ये एहसास होता था ये आदमी सही नहीं है, फिर भी हम इसको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वो जब तक होता था क्योंकि लोग था समय कि अरे ये बुरा मान जाएगा, ये पावरफुल आदमी है, इससे काम तो वो लोग का जो फ्रैक्शन का डिफरेंस होता है कि वो पहली बार विचार आया लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत मानने के बाद मान सकते थे लेकिन माना नहीं, तो वो डिफरेंस सीखने को मिला कि समाज में अगर आपको लाना है तो ये लोग ये सब त्याग करके मतलब आपको तुलन सही होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, जो तुलन की जैसे आपको बताया गया। प्रकृति के लिए शॉर्ट में बस यही है कि सब कुछ लेते हैं देते कुछ नहीं, और मेरा भाव ये शुरू से यही था कि जो जितना ले रहे हैं उससे कुछ ज्यादा देके जाए। तो आप कोशिश करेंगे कि व्यापार व्यवसाय अगर कुछ ऐसा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम ही प्रकृति के बीच में आ जाए। ये अगर हम वहां रह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं या उस तरह का माहौल नहीं मिलता है तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो सब संपन्न है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम संपन्न हैं, लेकिन जो संपन्नता का भाव जो हमने भ्रमण में लोगों के घरों में गए सभी आदरणीयों के तो समझ में आया कि बहुत संपन्न है मन से भी आर्थिक रूप से भी। तो अगर हम वो कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम यहाँ प्रकृति के बीच में तो आ सकते हैं ये है। और अस्तित्व की बात बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ इतने से आए कि जो ये सब बोला गया है, जो ये सब सुना है समझा ये रूप है, अगर उसी को पूरी तरह से व्यक्तित्व में लेके आते हैं तो वही अस्तित्व बनता है आपका। सभी को नमस्ते। मेरा नाम संकेत खेड़कर है, मैं महाराष्ट्र राज्य से हूँ, यवतमाल जिले से, और मैं अभी पुणे में जॉब करता हूँ। सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं भैया का धन्यवाद देना चाहता हूँ, संकेत भैया का। उन्होंने जीवन के सभी मूल्य और जीवन की विद्या के बारे में हमें जागरूक करके अपने जीवन में और समाज में कैसे व्यवहार कर सकते हैं उसके बारे में जो ज्ञान दिया है वो वास्तविकता में कहीं बाहर जो है वो नहीं है, और वही सबसे बड़ी मानव की आवश्यकता है कि समझना है। उसके लिए खूब धन्यवाद भैया, दीदी लोग। मैं स्वयं में एक्चुअली मेरा पहले से ही जिस चीज को मैंने समझा नहीं है उसमें कभी रुचि नहीं रही है। मैं मेरे से बताता हूँ कि चाहे कोई, मैं किसी भी एक समाज से आता होगा, उसका एक जो भगवान है, ईश्वर है, और उसके बाद जो भी ऐसी वास्तविकता है जो है यहाँ पे जो मैंने समझा नहीं, तो उसके प्रति कभी रुचि नहीं था। तो घर में बोल दिया कि भगवान के पैर छूना है तो छू के अगरबत्ती लगा दी, रोज संस्कार के जैसे, पर जो अंदर से एक रुचि कभी नहीं आई उस चीज में। तो मैं यहाँ आगे उसको कनेक्ट कर पाया कि मतलब जिस चीज को नहीं समझा उस चीज में अपना ये देना कोई मतलब ठीक ही है, कोई इशू नहीं है। और भैया ने एक अच्छी बात बोली है कि समझना सबसे बहुत जरूरी है। उन्होंने एक सूत्र भी दिए थे कि सबसे पहले जानना है, फिर मानना है, फिर उसके बारे में सोचते हैं तो वही अपन करते हैं, तो उसी के रिजल्ट में अपन कुछ पाते हैं। तो जानने का भी उन्होंने सूत्र दिया कि इस पद्धति से जो सर्वभौम हो, जो सबके लिए हो, एक समान हो, तो हर चीज अपन उससे जान सकते हैं। तो यही एक सूत्र था कि कोई भी चीज को अगर मानने से पहले अपन अगर समझ पाए तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। स्वयं में मैं एक और चीज बताना चाहूंगा इससे आने से पहले। मैं शुरुआत से ही थोड़ा जिज्ञासु था, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे जीवन के बारे में जानने की इच्छा पहले से थी। हमारे यहाँ पे एक आश्रम है जो महात्मा गांधी जी और विनोबा भावे इनके विचारों पे चलता है। उन आश्रम में मैं हर बार जाता था। लाइक मेरी स्कूल की पढ़ाई चल रही है, कॉलेज है, कॉलेज में भी मैं 2 साल वहाँ पे रहा। मेरा लास्ट सेमेस्टर जो भी था पूरा लास्ट सेमेस्टर में आश्रम में था, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था कि कॉलेज वाले निकाल देंगे या फिर ऐसा, क्योंकि उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि जीवन तो एक कॉलेज से बाहर है। तो वहाँ आके मुझे एक्चुअली वो लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो मैं थोड़ा बाहर इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था कि ये विद्या मुझे कैसे मिल जाए। इसी के प्रयास में उन्हीं लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे जीवन विद्या है, क्योंकि मैं हमेशा उनको पूछता रहता कि अभी मेरे को जॉब तो मिल गया है, मैंने अपने पर्सनल जो एम्बिशन है उसमें डिसाइड किया था कि मुझे 1 लाख रुपए सैलरी चाहिए पर मंथ, उसके अकॉर्डिंग से मैं खुश रह पाऊंगा। तो अभी 1-1.5 साल से 1.5 लाख रुपए पर मंथ आ ही रहा है, बट मन के अंदर वही सिचुएशन है। तो भैया को बोला कि भैया मुझे जाना है, फिर भी अभी मैं आश्रम में आ रहा हूँ, मैंने कंपनी से ऐसा अरेंजमेंट करके पूरा वर्क फ्रॉम होम ले लिया लाइफ टाइम। तो भैया बोले हाँ बहुत सारी चीजें है, तो बताया कि जीवन विद्या है, आप वहां जाके आओ। तो ये शिविर के लिए तो मैं आई नहीं था, मैं तो जीवन विद्या में आया था कि मुझे जीवन विद्या जानना। आने के पहले 1 दिन पहले मैंने चंद्रशेखर भैया के साथ बात किया, फिर उन्होंने कांटेक्ट किया कि आप एक है उससे बात करो। तो बोले कि यार यहाँ पे शिविर चल रहा है, उसमें परिचय शिविर में आ जाएगी। तो मेरे भाई बहुत खुश हुआ, क्योंकि ऐसे आके इन लोगों का मतलब इतना अच्छे से जो यहाँ पे सूचनाएं दी गई, ये शायद मतलब उतनी इंटेंसिटी से नहीं हो पाता, क्योंकि मैं एक से फिर कनेक्ट करता और सब बातें समझ पाता। तो यहाँ पे परिचय शिविर में जब आया तो स्वयं में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, बहुत सारी चीजों में मेरी जिज्ञासा थी। वहां पे आने के बाद मुझे अच्छा लगा, तृप्त हुआ इस चीज के बारे में। और मैं स्वयं में वही मेरा ध्यान ये था कि अभी 1 साल से मैं यही, मेरा जो ध्येय है कि मेरे को ज्ञान प्राप्त करना है, समझना है कुछ चीजें, इसी में लगा हुआ था, अपनी जिज्ञासा से यहाँ पहुंचा। और तो ये मेरी खुद की जर्नी थी अभी तक की। और मैं परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ। परिवार में मेरे अभी तक जो था कि खुशी वाला परिवार था, ऐसा कोई इशू नहीं था। बट ऐसा जब यहाँ पे मूल्यों की डेफिनेशन समझाएगी कि मूल्य एक्चुअली क्या होते हैं परिवार के, उनके आधार क्या होते हैं,
कि जो विश्वास होता है, स्नेह होता है और सभी का पूर्ण मूल्य अपन प्रेम करते हैं वो होता है। तो सभी एक एक ममता से लेके मातृत्व से लेके सभी मूल्यों का जब अभ्यास किया उससे समझ में आया कि ये मूल्य जब अस्तित्व में रहेंगे तो जो एक खुशी है, जो एक सेटिस्फैक्शन है वो अलग चीज रहेगी, उसी में परिवार बनेगा। तो भैया ने उसको भी बहुत ही अच्छे से समझाया और उसी में मैं परिवार की इसमें अपने शिविर के बाद की जर्नी बताना चाहूँगा कि मैं अपने परिवार को यहाँ से जीवन विद्या से जोड़ना चाहूँगा। उनको भी इनसे कनेक्ट करके अगर एक साथ कुछ काम कर सके तो खूब बढ़िया रहेगा। मैं उनके लिए कुछ किताबें भी करके ले जाऊँगा। उन्होंने खुद ने बोला है कि हम अगर आ नहीं पाए या फिर कुछ शिविर ना हो अरेंज तो आप किताबें लेके आओ। उन्होंने खुद ने बोला कि जब मैं कॉल पे बात करते हो आते हो तो उन्होंने अच्छे से समझाया कि तो उसमें एक सेटिस्फैक्शन है फर्स्ट। तो एक चीज है समाज में भैया ने तो सीधी सी बात बोली कि आप दो परिवार का भी एक समाज बन गया है, दो परिवार भी है तो एक समाज है। तो इससे समझ में आया कि अपने खुद के जो परिवार है उनमें जो सुधार है, उनको मूल्य की जो मानव से मानव का जो व्यवहार है, संबंध है, भैया ने तो संबंध से स्टार्ट किया था, संबंध पे ही खत्म कर दिया कि मानव के बीच में जो एक बॉन्डिंग है उसे मूल्य कहेंगे। मूल्य को अगर निर्वाह करेंगे, उनके सत्य न्याय व्यवस्था में ऐसा काम करेंगे तो वो परिवार होगा, परिवारों का समूह का पूरा समाज होगा। तो अपने से समाज के लिए शिविर के बाद भी इसमें करने का प्रयास करेंगे। और प्रकृति की जो अवस्थाएं है, मेरा पहले से रुचि नहीं था कि किसी एक मतलब हिंसा हो या फिर नॉन वेजिटेरियन वाला आइटम हो या फिर कोई भी जो एक ऐसी चीज है जो प्रकृति के लिए हानिकारक है उसमें कभी मन नहीं लगा। किए है, खाया है, कुछ सब ठीक है, बट ऐसा मन से कभी नहीं किया, कभी इच्छा नहीं होती थी। पर यहाँ आके समझ में आया कि क्यों नहीं होती थी। तो भैया ने उसके सूत्र के अनुसार एक एक को एक से जोड़ के बताया कि देखो तुम इसी से तो बने हो, ये लोग है, आप है, पानी है, पक्षी है, और यही एक दूसरे से कनेक्ट करें। ये ना है तो ये नहीं हो ही नहीं। एक अवस्था के पूर्ण होने के बाद दूसरी अवस्था अपने जीवन में आई है, तो उससे पूरा जो पहली की अवस्था आई है जैसे कि पदार्थ अवस्था से ही दूसरी अवस्था बनाई है। तो हमारी जो ज्ञान अवस्था है, जब मानव है, ज्ञान अवस्था में सारी अवस्थाओं का गुण है। तो उसी को समझते हुए तो अपना क्या कार्य है, यानी पूरा ऐसा टेबल बना के समझा कि इनका क्या कार्य है, अपनी क्या कार्य है, तो उसका पालन करेंगे तो प्रकृति में ये होगा। तो अपने हिसाब से मेरे जिससे होगा मैं अपना प्रयास करने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा कि प्रकृति को हानि को ना पहुंचे। और अस्तित्व की बात आज ही छेड़ी थी भैया ने, पहले दिन से बता रहे थे कि अस्तित्व ही सहअस्तित्व है। मैं सबको पूछा कि आपको समझा क्या अस्तित्व सहअस्तित्व, मुझे पता ही नहीं था कि लास्ट दिन का वो टॉपिक है। तो भैया ने आज बताया अच्छे से, तो कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, बहुत सा नहीं आया। तो मैं इसमें एक ही बात बोलना चाहूंगा कि मैं अभी इसी में अभ्यास करने का प्रयत्न करूंगा। मेरी भविष्य की योजना में वही बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे टॉपिक है, बहुत से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये तो एक सैंपल है कि ये है पूरा इसका सार है, और इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे तो अपने खुद के लिए, है ना, अपने जीवन के ध्येय प्राप्ति के लिए, उद्देश्य के लिए हम 100% कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जाएंगे। या फिर अपनी लाइफ की जो जर्नी है, जैसे मंजित भैया ने बोला था कि ये तो ऐसा नहीं है कि इसी जर्नी में पूरा प्राप्त करिए, आपको बस ये जर्नी में आपकी सेटिस्फैक्शन, आपके समझदारी के अनुसार आगे बढ़ना है। पिछले जन्मों का कर्म भी इस जन्म में कंटिन्यू होगा, है ना। तो जैसे पूरा जो अंतिम है, परमानंद तक पहुंचने वाली जो जीवन क्रिया है वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन स्टार्ट करना है, मन से ऊपर उठना है कि मन जो बोल रहा है उनको थोड़ा कंट्रोल में करके अपने हिसाब से जैसे जैसे एक एक ऊपर जाएंगे, तब शायद अभ्यास करके समझ करके ही वो प्राप्त होगा। तो उसके लिए जीवन विद्या से बेहतर मैं नहीं समझ पाया कि ऐसी चीज मैं खुद ने एक्सपीरियंस नहीं की अपने जीवन में। तो खूब धन्यवाद देना चाहूंगा इस सभी व्यवस्थाओं के लिए। शिविर है तो हमको ऐसा लगता था कि अगर मालूम नहीं होता कि सिर्फ 7 दिन में ही यही चीजें समझ में आए, लेकिन जब हमने देखा कुछ 6 महीने से, कुछ 2-2 साल से प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं और एजुकेट हो रहे हैं। और जैसे इन्होंने बोला कि मैं कोशिश करूंगा, एक ही लाइन है, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।
जब हम यहाँ आए थे तो हम शिविर करने के उद्देश्य से तो नहीं आए थे। जब हम यहाँ आए थे तो शिविर करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, मैं तो बच्चों को देखने आई थी। मेरी बेटी यहाँ रहती है, तो उसके छोटी वाली बेटी का बर्थडे था, तो मैं घर में बच्चों से बोली कि मेरे बच्चों को देखना है, उनसे मिलना है, और तो इसीलिए मैं आई थी बच्चों को देखने के लिए कि देख के जाऊंगी यहाँ क्या कैसी व्यवस्था। मन बहुत ऐसा आसंकित होता था कि छोटे छोटे बच्चों को ले जाके वहाँ रह रही है तो कैसे रह रही है, वहाँ क्या व्यवस्था है, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए यहाँ आई थी, तो बच्चों से मिली। उसके बाद यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला कि यहाँ शिविर है 7 दिन का, तो मेरा खुद अपने से ही मन हो गया, तो मैं यहाँ रुक गई 7 दिन के लिए। और जब हम यहाँ आए थे तो हम जितना भी जानते थे वह केवल मान्यता थी कि लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा करने से ऐसा होता है, हमको ये पूजा भी करना है, ये पाठ भी करना है, नहीं तो हमारे परिवार का कुछ अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा हम मानते थे। मगर जब हम यहाँ आए तो इस शिविर का प्रस्ताव ही था कि मानना है, मानना नहीं है, जानना है। हम इसको ऐसा समझ लें कि मान्यता है कि जो बेटा है, अगर बेटा ही हमारा अंतिम संस्कार करेगा तभी हमारी मुक्ति होगी। मगर यहाँ आने के बाद हमको इन सब बातों का पता चला कि जब तक हम इसके अंदर तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम नहीं जान सकते कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं संकेत भैया, उनको समझने के लिए भी अपन को कुछ चाहिए। जब हम में इतनी समझदारी होगी तभी हम समझ पाएंगे, है ना। संकेत भैया बहुत अच्छा बता रहे हैं। इन्होंने बताया कि जिसके पास जो है वो वही बांटेगा। इससे ये पता चलता है, हम तो सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब इस शिविर में पहले हम सोचते थे कि अरे हम तो अच्छा अपना परिवार चला रहे हैं, हमारे बच्चे सब सेटल हो गए हैं अपनी अपनी जगह पे, हम अब हमारा सब काम समाप्त हो गया है। मगर यहाँ आने के बाद हमको लगा कि अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, हम तो कुछ भी नहीं जान रहे हैं। यहाँ आने के बाद पता चला कि अभी बहुत सारी चीजें जानने के लिए बाकी है। साधन से सुख नहीं मिलता है। यहाँ आके हमको समझ में आई बात, ढेर सारे साधन जुटाते हैं बच्चे लोग कि एसी भी होना चाहिए। आजकल तो अभी तो वो बर्तन धोने वाली मशीन भी आ गई है कि बर्तन न धोना पड़े, परेशानी होती है अगर काम वाली नहीं आती है। तो हमको ये समझ में आया कि साधन से सुख नहीं मिलता है, साधन से केवल सुविधा मिलती है। हमको ये समझ में आया आवश्यकता से कम होने का भाव गरीबी है, और मेरे पास अपनी आवश्यकता से जो अधिक है, आवश्यकता से अधिक साधन उपलब्ध होने की स्थिति का भाव समृद्धि है। तो हमको तो ये समझ में आया कि जो हमारे पास अधिक है उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। वो जो जिसके पास नहीं है, जिसको जरूरत है, जरूरतमंद को ही देना चाहिए। हमको ये बात समझ में आई। और भ्रम के बारे में भी भैया ने बताया कि भ्रम यथार्थ में जो जैसा है उसको वैसा ही जानना, वही अवधारणा है। और मुझे जो अच्छा लगता है जरूरी नहीं है कि वो सबको अच्छा लगे, और जो सबको अच्छा लगे, भैया ने बताया, जो सबको अच्छा लगे वही अच्छा है। वर्तमान में जीना होगा तभी हम अतीत की पीड़ा को भूल पाएंगे। एक हमारे साथी थे, उन्होंने प्रश्न उठाया था कि अतीत की पीड़ा को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो भैया ने समझाया था कि वर्तमान में जीना होगा तभी हम अतीत की पीड़ा को हम भूल पाएंगे। यदि हम पीछे का नहीं भूल पाएंगे तो आगे को की तरफ नहीं देख पाएंगे। तो इनका समझाने का तरीका भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। और
एकदम गूढ़ बातों का पता चला। हम तो सोचते थे कि हम पूरा सब पढ़े हैं, धार्मिक ग्रंथ भी पढ़े हैं, महाभारत भी पढ़े हैं, गीता भी पढ़े हैं, तो हम सोचते थे कि हम सब कुछ जानते हैं, मगर यहाँ आने के बाद पता चलेगा कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना। और सुख की परिभाषा भैया ने क्या बताई, हम लोग तो सुख की परिभाषा दूसरी ही समझते थे। उन्होंने बताया है कि स्वीकृति के भाव से जीना, जिस स्थिति और परिस्थिति में रहता हूँ वही मुझे स्वीकार है, वही सुख है। और जो जिससे बना है वही उसकी आवश्यकता है। अस्तित्व में इकाइयां हैं, आज भी समझाया भैया ने। अस्तित्व में इकाइयां हैं, जड़ और चेतन में। जड़ दिखता है, नापतोल निश्चित है, और एक मानव जो दूसरों के साथ जो व्यवहार करता है उससे उभय दृष्टि होती है, उसे न्याय कहते हैं। केवल शरीर को मानव नहीं बोला जाता। मानव के जीवन के बारे में भैया ने बताया कि केवल शरीर को मानव नहीं बोला जाता, जीवन और शरीर का संयुक्त अविभाज्य रूप मानव है। बिना जीवन के केवल शरीर को मानव संबोधित नहीं किया जा सकता। यदि कोई शांत हो गया यदि, तो वो जो शरीर पर पड़ा रहेगा, जिसको शव बोलते हैं, तो वो मानव नहीं है। केवल शरीर को मानव संबोधित नहीं किया जाता है। जीवन में शरीर छोड़ा तुरंत ही संबोधन बदल जाता है। मानव शरीर पदार्थ से मिलकर बना है, और भैया ने बताए 5 सत्य हैं। अस्तित्व है, सही अस्तित्व है, विकास क्रम और विकास, जागृति क्रम और जागृति, और बहुत सारी बातें बताई। अब मैं अगर पूरी बातें बताते रहूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, है ना। अब मैं एक बात अपनी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे को यहाँ के ये समझ में आया कि उम्र का कोई प्रावधान नहीं है कि अब हम 60 साल के हो रहे हैं, 60 साल के हो रहे हैं, अब हम क्या सीखेंगे यहाँ, अब हमारे लिए सीखने के लिए क्या बचा है। मगर ऐसा नहीं है। अभी हम लोग नर्सरी से यहाँ आके नर्सरी से चालू किए हैं, जीवन को देख रहे हैं, जो भैया बता रहे हैं, तो हमको ऐसे लगता है कि हम अभी नर्सरी में ही आए हैं, नर्सरी से पढ़ाई चालू कर रहे हैं। और मैं अपनी व्यक्तिगत बात ये बोल रही हूँ कि मेरे को खुशी इस बात की है कि हमारी जो बेटी है वो अलग सर्विस करती थी और दामाद अलग सर्विस करते थे, तो दोनों अलग अलग रहते थे। ये शिविर में आने से ये बहुत अच्छी बात हुई कि वो दोनों साथ रह रहे हैं, तो मेरे को सबसे खुशी की बात तो यही है। और मैं कही अब तुम लोग अलग अलग बिल्कुल मत होना, जिसमें निश्चिंत हो जाऊंगे कि हाँ साथ साथ रह रहे हैं। वो सर्विस के कारण अलग अलग रहते थे, उनकी पोस्टिंग नहीं थी, उनका काम दूसरी जगह था, तो अलग अलग रहते थे। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, और आगे मैं भविष्य में आपको बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ बार बार आना चाहूंगी, और मैं किसी को लेके नहीं आऊंगी अपने घर के परिवार के लोगों को। मैं वहां जाके ऐसा व्यवहार करूंगी, उनको अपने जीवन में सब चीज उतारने की कोशिश करूंगी कि वो सब प्रेरित होंगे यहाँ आने के लिए कि अरे मम्मी गई थी तो ऐसी बदल गई है। मैं दुकान पर बैठती हूँ अपने, लेकिन मोबाइल साथ में बैठती हूँ, भाई मेरे व्यवहार में कुछ बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, तो उससे सब लोग तो होंगे ना, देखेंगे तो ये कैसी थी और कैसी हो गई है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार के लोग भी आके इससे जुड़े, और मैं यहाँ बार बार आना चाहूंगी। मेरी दोनों बेटियां आती हैं, छोटी वाली बेटी भी अभी स्वास्थ्य शिविर है उसमें आने वाली है, बेटी दमन, और बड़े वाले तो 8 महीने का पूरा शिविर यहाँ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। बस और मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। मैं भविष्य में बार बार आना चाहूंगी यहाँ से।